अमेरिका और ईरान के बीच में छिड़ी यह जंग महज 12 दिनों के अंदर मिडिल ईस्ट के साथ अब दुनिया भर में उथल पुथल मचा रही है। कहीं स्टॉक मार्केट लुढ़क रहा है, तो कहीं तेल और एलपीजी के दाम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो कहीं लोग घंटों लाइन पर खड़े हुए हैं सिलेंडर भरवाने के लिए। किसी का धंधा चौपट हो रहा है, तो किसी का ट्रैवल प्लान। टीवी पर तेहरान को जलते देख एक बात होती है, लेकिन जब उस आग की आंच जब हमारी जिंदगी और सेविंग्स को तबाह करने के लिए आ जाए, तो इस युद्ध को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। भारत में भी पहले तो ईरान और अमेरिका के परम भक्त जो थे, वो सोच रहे थे कि ईरान कहां टिक पाएगा अमेरिकन माइट के सामने, लेकिन वो जानते नहीं थे कि ईरान एक अलग लेवल पर गेम खेल रहा था। अमेरिकन मसल का जवाब वो इकोनॉमिक चोकिंग से देना चाहता था। आज वही चोकिंग हमें दिख रहा है अपने देश में, अपने पड़ोस में, और यही आलम पूरी दुनिया भर में भी है। वियतनाम की सरकार तो अब लोगों को कह रही है कि अगले आदेश आने तक वर्क फ्रॉम होम ही करो, क्योंकि देश में पेट्रोल खत्म हो रहा है। बांग्लादेश में भी फ्यूल रैशनिंग उसकी शुरुआत हो चुकी है। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। फ्यूल कॉस्ट से लेकर एयर स्पेस क्लोजर तक हर डिसरप्शन का खामियाजा कस्टमर्स के जेब पर ही पड़ रहा है। यूएई के रोएस रिफाइनरी एक ड्रोन स्ट्राइक के बाद ऑफलाइन हो चुका है, तेल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी बंद हो चुकी है। कतर की टॉप एलएनजी फैसिलिटी भी पिछले हफ्ते से बंद पड़ी है। और अब सबसे इस सब के ऊपर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर वो चोक पॉइंट जहां दुनिया का 20% तेल एलएनजी गुजरता है, उसे लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि ईरान इस ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट पर अब माइंस बिछा रही है, जिससे शिप्स को तबाह किया जाए और दुनिया को इसके बाद बंद कर दिया है। क्राइसिस में जबरदस्ती धकेलने वाला अमेरिका अब डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से माइंस तुरंत नहीं हटाए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुछ ही घंटे पहले खबर ये भी आई कि अमेरिका ईरान के 16 माइन लेइंग शिप्स को तबाह कर चुका है, लेकिन खतरा टला नहीं है, क्योंकि ईरान अब छोटे माइन लेइंग बोट्स का प्रयोग कर रहा है। 2 या 3 माइन एक बोट पर एक टाइम पर बिछाया जा रहा है। उधर दिन पर दिन इसलिए जंग का बिल बढ़ते ही जा रहा है, और यह पैसे कहीं और से नहीं आने वाले हैं, आपके और मेरे जेब से ही आने वाले हैं। तो जरूरी है कि हम इस कॉस्ट ऑफ वॉर को समझें। खर्चा सिर्फ ईरान का नहीं हो रहा है। हाँ, वहाँ लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगत रही है। 7 मार्च से ही डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर 60 से ज्यादा महंगा हो चुका है। दिल्ली में जो सिलेंडर 850 का मिलता था, वो 900 पार कर चुका है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर जो होटल्स और थूपा के साथ है, रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो 115 से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। माने 1900 पहुंच चुका है, 2000 के आसपास अब जा रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ खत्म नहीं होती है। दिक्कत यह है कि देश के कई शहरों में कंपनीज ने कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ही रोक दी है। कमर्शियल सिलेंडर 3000 प्लस में ब्लैक में मिल रहे हैं। इसी वजह से बेंगलुरु और चेन्नई के कई होटल एसोसिएशंस ने होटल एंड रेस्टोरेंट्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुंबई में भी आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। अभी तक डिनाइल में जी रही भारत सरकार भी फाइनली हरकत पर आ चुकी है। कल तक हरदीप पुरी कह रहे थे कि नहीं, सब ठीक है। आज देश भर में बढ़ रहे एलपीजी क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार ने इमरजेंसी कमोडिटीज एक्ट इन्वोक किया है। मतलब ऑफिशियली वॉर टाइम पावर्स का इस्तेमाल करके एलपीजी के सप्लाई को कंट्रोल अब सरकार करेगी। डोमेस्टिक यूज वाले सिलेंडर पर बुकिंग गैप 21 डेज से बढ़ाकर 25 कर दिया गया है, ताकि कोई होर्डिंग ना कर दे। रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज कर दे, ताकि नोटबंदी की तरह गैस एजेंसी के सामने लाइन ना लग जाए। उधर एयरलाइन कंपनीज भी आने वाले फ्यूल सप्लाई क्राइसिस को देखते हुए एयर फेयर बढ़ा रहे हैं। इंडिया ने डोमेस्टिक रूट्स में हर टिकट पर 400 का फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। वेस्ट एशिया रूट्स पर 10 एक्स्ट्रा, अफ्रीका रूट्स पर 30 एक्स्ट्रा पहले से ही था, अब इसे बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। पेट्रोल का दाम अभी तक तो नहीं बढ़ा है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार हर चीज में लास्ट मोमेंट का इंतजार करती है, उसे देखकर लगता है कि सरकार अभी तो बोल रही है सब चंगासी है, लेकिन अचानक एक दिन यहाँ भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन तब भी ना गोदी मीडिया ना मोदी सरकार में इतनी हिम्मत होगी कि अमेरिका और इजराइल के इस अग्रेशन को हम ऑफिशियली कंडेम करें, चाहे देशवासियों की हालत टाइट हो जाए। ईरान पर इस आक्रमण से, इस खींचते हुए युद्ध से, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन हमारा कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। दरअसल भारत अपनी 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाती है, और उस इंपोर्ट का 50% जो है या उससे ज्यादा वो मिडिल ईस्ट से आता है। 50 से 55% हमारी एलएनजी जो सप्लाई है वो गल्फ देशों से आती है, और जो एलपीजी गैस है जो आम नागरिक इस्तेमाल करता है अपने किचन में, उसका जो इम्पोर्ट अमाउंट है, जो पूरा इम्पोर्ट होता है, उसका 90% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से गुजर कर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि एलपीजी की इतनी किल्लत क्यों हो रही है। उसके ऊपर एक और क्राइसिस जो अब बढ़ रही है, हमारी 3 से ज्यादा फर्टिलाइजर भी यहीं से आती, और यहाँ भी अब रुकावट आ चुकी है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर ने अभी से ही प्रोडक्शन कट का ऐलान कर दिया है, क्योंकि गैस सप्लाई ऑलरेडी कम हो चुकी है, इसीलिए फर्टिलाइजर भी कम प्रोड्यूस हो रही है। फर्टिलाइजर न मिलने का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पर कितना बुरा पड़ सकता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फार्मर्स जो गल्फ मार्केट्स में अपना चावल, अपना प्याज, केला, मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, वो ना चाहते हुए भी लॉसेस सफर कर रहे हैं।
क्योंकि सारी शिपिंग हॉर्मोन्स पर अभी बंद पड़ी हुई है। लगभग $12 बिलियन का एक्सपोर्ट आज इस जंग की वजह से खतरे में आ चुका है। ये हमारे टोटल एग्री एक्सपोर्ट्स का बाय द वे 20% से भी ज्यादा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूएस से ज्यादा ये युद्ध भारत को हिट कर सकती है। जीडीपी की बात करें तो ऑलरेडी बोला जा रहा है आधा जीडीपी की गिरावट तो आप मान लो ऑलरेडी। ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका ने लगता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में सोचा ही नहीं था। ना यह देखा था कि तेल का इस्तेमाल सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं होता है बल्कि किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है तेल। इसी के डेरिवेटिव से पेंट्स, फर्टिलाइजर, रबर, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सब तेल से आता है और इसी इकोनॉमिक लाइफलाइन को ईरान ने रोक के रखा है। अब आप कह सकते हैं ये कितना सही है कितना गलत है, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर मेरे देश में आकर कोई 40 टॉप लीडरशिप को 1020-2000 लोगों को और 170 बच्चियों को मार गिराता तो मेरा प्रतिशोध इससे कई गुना ज्यादा होता। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से सीधा तो लोहा नहीं ले सकता है, जीत नहीं सकता है, लेकिन वो सबको अपाहिज जरूर कर सकता है। वॉर को लंबे समय तक खींच सकता है, इकोनॉमिक कॉस्ट इम्पोज कर सकता है, दुनिया की इकोनॉमी को अनस्टेबल बना सकता है ईरान, और वही काम अभी वो कर रहा है। और अगर ये चार्ट देखोगे तो आप समझ पाओगे कि चाइना के बाद भारत हॉर्मोज से सबसे ज्यादा उस पर निर्भर करता है, उसका ही सामान वहाँ से सबसे ज्यादा निकलता है। प्रॉब्लम ये है कि चाइना के लिए तो अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुला हुआ है। तो सबसे बड़ी दिक्कत किस देश को आने वाली है? हमें। स्टेट ऑफ हॉर्मोज से दुनिया भर में बाय द वे सिर्फ तेल और कार्गो नहीं जाता, इसके नीचे अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी जाती हैं, जिन पर इंडिया का 30% से ज्यादा वेस्टवर्ड इंटरनेट ट्रैफिक डिपेंडेंट है। बैंकिंग, क्लाउड सर्विस, इंटरनेशनल बिजनेस कॉल सब इन केबल्स के जरिए जाता है। अगर आने वाले दिनों में इस जंग के चलते केबल्स भी डैमेज होती हैं तो इंडिया और यूरोप का डिजिटल कनेक्शन भी कट सकता है। एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भारत को छोड़कर बहुत से और भी देश हैं जो ऑयल पुअर हैं, माने ऑयल के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करके उसे इंपोर्ट कराना पड़ता है। वियतनाम में क्राइसिस ऑलरेडी आ चुकी है, बांग्लादेश में फ्यूल रैशनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पहले से ही था, अब उसके ऊपर एनर्जी कॉस्ट और ऐड हो जाएंगे। श्रीलंका अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आया, उस पर भी एक नया क्राइसिस मंडरा रहा है। उधर यूरोपियन नेशंस में भी एनर्जी प्राइसेस और उसके वजह से कॉस्ट ऑफ कम्यूट बढ़ने लगे हैं। मार्केट्स भी इसका असर आपको मार्केट्स में भी दिख रहा है। ब्रिटिश एयरवेज की जो पेरेंट कंपनी है IAG, उसके शेयर 6% डाउन है, इजीट 4% जा डाउन है। अब आपको बता दें ये सिर्फ मार्केट्स का उतार चढ़ाव नहीं है, ये सिग्नल है कि अगर जंग चलती रही तो बहुत जल्द एयरलाइंस अपने आप को फंड करने के पोजीशन में नहीं रहेंगे। ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई इफेक्ट होने की वजह से पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। दुनिया का 90 से 92% सल्फर ऑयल और गैस रिफाइनिंग का बाय प्रोडक्ट होता है, मतलब जब रिफाइनरी तेल एक्सट्रैक्ट कर रही होती है उस प्रोसेस में सल्फर भी निकलता है। इस सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला इंडस्ट्रियल केमिकल है। अब ऑयल सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से सारी इंडस्ट्रीज को सल्फर या सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज करती हैं उन पर भी काफी जोर का प्रभाव पड़ रहा है। इसमें पहला नंबर आता है जिसके भरोसे दुनिया की बाकी इंडस्ट्रीज चलती हैं। अब इनकी सप्लाई भी हिट होने वाली है क्योंकि इनके एक्सट्रैक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है और ये सीधा सप्लाई ही नहीं है। और अगर कॉपर और कोबाल्ट जैसे मेटल्स की सप्लाई कम होती है तो आप समझ कर लीजिए एसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर डेटा चिप्स सबके प्रोडक्शन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के पहिए रुक से जाएंगे। फूड जैसी बेसिक और एसेंशियल चीज भी उसके प्रोडक्शन में भी बहुत जल्द इस वॉर की चपेट में वो आ सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस से ही नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनता है और इन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स की वजह से दुनिया की आधी आबादी के प्लेट तक खाना पहुंच पाता है। और आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, ये सब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, हाइपोथेसिस नहीं है, ये रियल लेवल पर चीजें ऑलरेडी इन मोशन हो चुकी हैं। क्रूड के दाम पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तरीके से उसमें उबाल आया है, फिर वह गिरे भी हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध चलने वाला है या यह युद्ध रुकने वाला है। लेकिन अगर यह युद्ध चलता रहा तो भारत के लिए नुकसान होगा। तेल के दाम बढ़ेंगे तो आपको पता है कि इकोनॉमी में हर चीज का कॉस्ट बढ़ने वाला है, ओवरऑल महंगाई फिर बढ़ जाएगी। एक आम आदमी के लिए इसका मतलब है कि ग्रोसरी का बिल से लेकर ऑटो में बैठने तक का खर्चा सब कुछ बढ़ने लगेगा और ये पहले भी हो चुका है।